तो दोस्तों आपने थंबनेल बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने पिछले 3 सालों में 1 करोड़ रुपए कैसे बनाए। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 1 करोड़ रुपए मैंने किस तरीके से बनाए, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहता हूं। और ये बैकग्राउंड स्टोरी ही है जो आपको ये समझाएगी। वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो 4 स्टेप्स मैंने लिए जिसकी वजह से मैं ये वेल्थ बिल्ड कर पाया, ये वेल्थ बना पाया। तो पहले आप बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैंने 2010 में अपना एमबीए कंप्लीट किया और 2010 में जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट करी एक यूके की एमएनसी में जो लॉजिस्टिक कंपनी थी। और उस लॉजिस्टिक कंपनी में मेरी सैलरी, स्टार्टिंग की जो सैलरी थी, आप सरप्राइज करोगे, वो थी केवल 12,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो 12,000 रुपये आते थे उस समय, उसमें से ज़्यादातर अमाउंट तो आपके रहने खाने और नॉर्मल जो नीड वाला सेक्शन होता है उसी में ख़त्म हो जाते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर होती थी कि मैं कुछ पैसे बचा नहीं पाता था, और अगर मैं चाहूँ कि किसी भी तरीके से घर पे कुछ पैसे भेजूँ या सेविंग कहीं पर करूँ या इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैं वो नहीं कर पाता था। लेकिन वहाँ से मुझे एक सीख मिली। वो ये सीख ये मिली कि 2 तरीके हैं आपको आगे बढ़ने के लाइफ में। अगर ज़िंदगी में आप 2 स्टेप आगे जा रहे हैं तो 2 तरीके आपके सामने आएंगे। या तो आप अपनी इनकम बढ़ाओ, या जो आपके पास जितनी इनकम है, जो पैसे हैं, उसी को कैसे बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है और उसमें से कुछ सेविंग अमाउंट निकालकर इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। अब मैंने दोनों पर एक साथ काम करना स्टार्ट किया। तो हुआ ये कि मैंने करीब 6 महीने 7 महीने बाद वहाँ से जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली आने के बाद यहाँ पर मेरी एक जॉब लगी एक तब की ई कॉमर्स कंपनी में। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट उस कंपनी में मैं 16,000 या 17,000 रुपये पे मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। अब जब मैं आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर खर्चे भी बढ़ गए, मंथली एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। अब जो मैं वहाँ पर प्रॉब्ली 2,000 या 2,500 रुपये बचा भी लेता था, अब यहाँ पर मैं वो भी नहीं बचा पा रहा था। अब इससे जो मेरी लर्निंग थी वो और ज़्यादा वो और पक्की हो गई कि बॉस आपको सैलरी तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो ना तो आप सेविंग कर पाओगे, ना ही किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। हर महीने कुछ पैसे आएंगे, आप उसे खर्च करोगे और उसके बाद अगले महीने के लिए फिर वेट करोगे सैलरी आने का। एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। मान लीजिए आपको कुछ साल एक्सपीरियंस हो चुका है। आज की डेट में आप करीब 1 लाख रुपए सारे टैक्सेस वगैरह काटने के बाद 1-1.25 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट करना है, क्योंकि रिटायरमेंट के समय 10 करोड़ रुपए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मायने रखेंगे। अगर 10 करोड़ की वेल्थ करनी हो और पूरा का पूरा जितना 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो वो पूरा का पूरा आप सेव कर देते हो, फिर भी आपको वो 10 करोड़ रुपए का अमाउंट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आपको लगेंगे करीब 80 से 85 साल। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अब यहां पर 2 चीजें मुझे समझ में आई कि एक तो आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपनी इनकम हर महीने की इंक्रीज करनी है। दूसरा, आपको इस पे भी काम करना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करा जाए, कैसे कैटलिस्ट कोई ऐड किया जाए जो आपकी सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर ले जाए, अच्छी तरीके से आगे लेकर जाए। तो दोस्तों इसमें जो पहली बात है वो ये है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, नई चीजों को लर्न करना है और एक्शन भी लेना है। ये 3 स्टेप का जुड़ा हुआ प्लान है। इसको समझते हैं कैसे इसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर आज आपकी इनकम नहीं है ज़्यादा, आपकी इनकम कम है। जैसे मैं आपको बताया कि 2010 में जब मेरी इनकम 12-13 हज़ार रुपये थी, अगर मैं उस समय ये सोच के बैठ जाता कि किसी भी तरीके से मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, ये 12 के 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे या 50,000 रुपये भी पहुँच जाएंगे, उससे ऊपर तो मैं नहीं जा पाता। तो शायद मैं उसके लिए मेहनत ही नहीं करता, ना ही किसी तरीके के एफर्ट मारता। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, पहली और इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं आपको बता रहा हूं जो अपनी जर्नी से मैंने चीजें सीखी हैं। अब ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि अब केवल ऑप्टिमिस्टिक होने से तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। केवल मैं ये सोचता रहूं कि नहीं, मुझे तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा आगे चल के, उससे तो मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है लर्निंग करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने कॉमर्स नहीं लिया था कभी। मैंने पहली बार एमबीए में कॉमर्स लिया और मैं फिनेंस से मैंने एमबीए किया। तो आप सोचिए एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड बच्चे के लिए
एमबीए फिनेंस में करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। और वही रीज़न है कि वो जो मुझे बेसिक्स वहाँ पर जो मैंने मेहनत करी 2 साल, उसमें जो मेरे बेसिक्स क्लियर हुए, वो बाद में मुझे समझ में आया कि मैं फिनेंस के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं। तो लर्निंग वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, जब मैं वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी और जब मैं अपने करियर में करीब 10-11 साल तक मैं जब कंटिन्यूस जॉब करता रहा, तो एक समय ऐसा आया कि हर महीने मैं 2 से ढाई लाख रुपए जॉब से, सैलरी से अर्न करने लगा। अब वहाँ पर ऐसा नहीं था कि कभी भी बिल्कुल वही सेम स्किल पे या जो भी मैंने पहली बार सीखा था, 10 साल पहले सीखा था, उसी चीज़ पे मुझे वो हाइक्स मिलती गई या वो मेरी इनकम बढ़ती गई। नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंटिन्यूअस लर्निंग। मैंने ई-कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें सीखी, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें सीखी, मैंने सेल सीखे, मैंने क्लासेस लिए, मैंने कम्युनिकेशन पे काम किया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आता है कि एक तो आप ऑप्टिमिस्टिक आप हो गए, अब आपने कुछ कुछ सोच लिया कि मैंने ये लर्निंग करनी है, जो चीज़ें अब मुझे हेल्प करेंगी करियर के ग्रोथ में। मान लीजिए आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट फेज में हैं, आप स्टूडेंट हैं बल्कि। अब उस समय क्या होगा, आपके पास पैसे की कमी होगी, आपके पास एनर्जी तो है, आपके पास समय भी है। अब उस समय आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल सीखने पर ध्यान दे सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको स्किल्स मिल जाएंगे। जैसे एक्सेल के बारे में सीखना है, एक्सेल पे अगर आप सीखते हैं तो बड़े आराम से आप हर महीने के 30 से 35 हज़ार रुपए बना सकते हैं फ्रीलांसिंग जॉब करके। इसी तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी चीज को, किसी न किसी स्किल को आपको पकड़ के रखना है और उसकी लर्निंग पे काम करना है। अब जो तीसरी चीज इसमें आती है, इसी के साथ अटैच्ड एक्शन भी आपको लेना है। एक्शन कैसे लेना है, केवल सोचना नहीं है कि मुझे स्किल सीखनी है, आपको स्किल वो सीखना है। मान लीजिए आपने वो स्किल सीख भी ली, आपको एक्सेल आती भी है, उसके बाद भी लोग बैठे रहते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आपको क्या एक्शन लेना है, जो मैंने एक्शन लिया उसको अप्लाई करना है। आपको फ्रीलांसिंग उससे स्टार्ट करनी है, किसी के लिए कुछ छोटा काम करना है, किसी के लिए फ्रीलांसिंग का काम करना है। उससे आपकी जो स्किल्स है, जो आपने अभी सीखा है, वो अपग्रेड होंगी और बेहतर होंगी और आप एक छोटा सा अमाउंट अर्निंग उससे कर पाएंगे। तो एक तो ये है कि आपकी जो कंटिन्यूअस इनकम आ रही है वो आती रहेगी, इसके साथ साथ आप एक एडिशनल इनकम का सोर्स जनरेट कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि जब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 सालों में मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। क्योंकि वो लंबे समय की मेहनत थी, लंबे समय से मैंने वो चीज़ें करी थी, लर्निंग में करा था और वो धीरे धीरे इनकलकेट हो गया, जो मुझे बाद में हेल्प किया। आइए समझते हैं कैसे। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है और हार्डवर्क हमें करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग फंडे हैं। कोई आपको बताएगा कि आपको हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई आपको बताएगा हार्डवर्क तो गधा करता है, आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का जो फंडा है ना, ये बहुत ही ओवररेटेड फंडा है। इसके आपस के डिस्कशन में कुछ नहीं रखा है। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क एक ही चीज़ है। देखिए, अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं, आप अपने 20s में हैं, 25 ईयर्स में हैं, तो अगर आप 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे काम नहीं करते हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड होके 8 से 10 घंटे काम नहीं करते हैं, तो आप वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को। लेकिन क्या आपको 16 घंटे 18 घंटे काम करना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं। आप 16 घंटे 18 घंटे अगर उन्हीं चीज़ों में काम करते रहेंगे, आपको अपने आप को अपस्किल करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप स्किल नहीं कर पाओगे। तो उससे फर्क क्या पड़ता है, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि ऑप्टिमिस्टिक होना है और न्यू लर्निंग करनी है। तो मान लीजिए आप अपने 20s में हैं, 25 ईयर्स में है, तो आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे तो काम करना है। जिस भी चीज़ में आप जॉब में कर रहे हैं, क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, छोटा जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, बाकी 4 से 5 घंटे आपको देना है न्यू चीज़ें सीखने में, लर्निंग करने में। ये दिमाग मारने में नहीं कि मैं किस तरीके से एडिशनल पैसे बना लूं। पैसे बनाने के बारे में जब तक आप सोचते रहेंगे, आप वो फॉर्मूला, वो व्यू पॉइंट ही नहीं समझ पाएंगे जो आपको ये बताएगा कि कैसे आप दूसरों से अलग चीजों को देख पा रहे हैं। जब तक आप दूसरों से अलग चीजों को नहीं देख पाओगे, तब तक आप उसी तरीके से तो करते रहोगे। लोग वो 8 घंटे 9 घंटे के बजाय 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब है, उसमें आपको इनिशियल अभी आपको 20-25 हज़ार रुपए कुछ मिलते हैं।
आप डबल शिफ्ट में काम कर लो, 16 घंटे काम कर लो, आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। और हर महीने, हर साल मान लीजिए 10% की रेट से बढ़ता जाएगा। आप जिंदगी में कभी भी 2-2.5 लाख रुपए महीने पर नहीं पहुंच पाओगे। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको इस तरीके का हार्डवर्क नहीं करना। अब यहां पर क्या हार्डवर्क को मैं मना कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं हार्डवर्क करना है, लेकिन हार्डवर्क की डेफिनेशन क्या है? हार्डवर्क की डेफिनेशन गधा मजदूरी नहीं है। जो लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करना है, कोई शॉर्टकट ढूंढना है, शॉर्टकट भी नहीं ढूंढना है। आपको काम करना है, साथ ही अपस्किल करना है, अपने आप को नई लर्निंग्स लेनी है। अब दोस्तों आते हैं कि कौन सी स्किल सीखी जाए, किस स्किल पे सीखी जाए। अच्छा, अगर आपने वीडियो यहां तक अभी देखा है तो, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक क्यों करना है आपको मैं ये बता रहा हूं, इससे ये वीडियो ज्यादा लोगों तक जाएगी, ज्यादा लोगों को रिकमेंड होगी। अब आप बोलोगे कि अभी तक तो मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि वो 4 तरीके कौन है, वो 3 तरीके कौन है, जो ऐसा क्या हुआ पिछले 3 सालों में। तो ये जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं ना कहीं लर्निंग उसी में छुपी हुई है। जब मैं आपको उसको इकट्ठा 3 स्टेप में बताऊंगा, 4 स्टेप में बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यही चीजें इंपॉर्टेंट थी जो बाद में एक्यूमुलेट हुई और एक्सीलरेटर की तरह काम करी, मतलब कैटलिस्ट की तरह आपकी जिंदगी में काम करती है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कौन सी स्किल सीखी जाए। देखिए, स्किल आप 4 तरीके की स्किल आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 तरीके की। एक है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पड़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम है। दूसरा है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पड़ रहा है लेकिन वैल्यू भी ज़्यादा है। तीसरा है कम एफर्ट लग रहा है लेकिन वैल्यू भी कम है। चौथा है कम एफर्ट लग रहा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है? कम एफर्ट लग रहा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, ऐसी वाली स्किल्स लेनी है। आप क्या करो, एक ऐसे 4 खाने का चार्ट बना लो और यहाँ पर लिख दो कम XY एक्सिस पे कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ, यहाँ पर एफर्ट बढ़ता हुआ, और चारों में आप देखो। अब पॉइंट आउट करो, देखो कि आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कौन सी स्किल कहाँ कहाँ पर आएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि मैं तो ये बता दे रहा हूँ आपको एक्सरसाइज, लेकिन आप बोलोगे कि यार मेरे दिमाग में तो ख्याल ही नहीं आ रहे कि कौन से स्किल्स हो सकते हैं। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ स्किल्स के। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग कैसा है? ग्राफिक डिजाइनिंग हाई एफर्ट का खेल है और इसकी वैल्यू भी हाई मिलती है, लेकिन हमें कैसा ढूंढना है? लो एफर्ट का जिसकी वैल्यू ज्यादा मिले। तो जैसे AI से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जैसे चैट GPT के बारे में अगर आप सीखते हो, AI टूल्स को यूज करना सीखते हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा इस स्किल के रूप में। एक्सेल मान लो आप सीखते हो, एक्सेल हालांकि हाई एफर्ट हाई वॉल्यूम का खेल है, बट मैं वो भी आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि उन चीज़ों को सीखो। अब होगा क्या, नॉर्मली मान लो आप जॉब कर रहे हो सेल्स में, कहीं पर आप किसी कंपनी में क्लरिकल जॉब पर हो, आपको मंथली रिपोर्ट भी देनी होती होगी, क्वार्टरली रिपोर्ट देनी होती होगी, ईयरली रिपोर्ट देनी होती होगी, रिव्यूज़ होते होंगे। ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे ना, वो बहुत अच्छी PPTs नहीं बना पाते। ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे ना, तो वो बहुत अच्छा एक्सेल नहीं बना पाते, वो वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को नहीं कर पाते। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सीखोगे तो जो मैंने पिछले मतलब करियर के 10 साल बाद करना स्टार्ट किया, वो आप अपने करियर के तीसरे चौथे साल से करना स्टार्ट कर लोगे। अभी आते हैं उस पे, उस प्रोसेस पे, लेकिन आपको पहले इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने तरीके की स्किल्स होती हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है लक। तो अब इसमें आप बोलोगे कि लक तो लक होता है, किसी का लक अच्छा होगा, किसी का लक बुरा होगा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करता हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी है एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों में, मुझे इसकी थोड़ी सी समझ भी है। अब मुझे समझ में क्या आता है, लक का मतलब ये नहीं होता कि आप सक्सेस होगे, नहीं सक्सेस होगे। लक का मतलब ये होता है कि आप सर्टेन चीज़ों में सक्सेस हो सकता है, सर्टेन चीज़ों में सक्सेस नहीं हो सकता। अब पता नहीं आप मतलब इस पर विश्वास कर सकते हो, नहीं विश्वास कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मान लो अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप इस तरीके से समझो कि ये हार्डवर्क है। आप 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, 5 चीज़, 10 थिंग्स, 20, 15 मल्टीपल चीज़ें आपको ट्राई करनी है। एक चीज़ में आपका लक नहीं चलेगा, दूसरे में चलेगा, दूसरे में नहीं चलेगा, तीसरे में चलेगा, तीसरे में नहीं चलेगा, चौथे में चलेगा। हो सकता है कहते हैं कि यार मैं तो भाग्य को नहीं मानता, या कोई बोलता है यार भाग्य में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा और कम तो नहीं मिलेगा, मतलब मेरे भाग्य में लिखा होगा अगर बड़ा आदमी बनना तो मैं बन जाऊंगा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो
मान लो आपके भाग्य में ये लिखा है कि 15 बार एफर्ट करोगे तब सक्सेस मिलेगी, आपने तो 10 के बाद हिम्मत छोड़ दी, 10 के बाद छोड़ दिया, अरे अरे ठीक है अभी तो लक ही नहीं मेरा साथ दे रहा है। तो जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा आप लगे रहोगे, आपका लक उतना बेटर आपके लिए काम करेगा। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा था, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि वो कौन से 3 स्टेप किए मैंने, जो 4 स्टेप बेसिकली, जो मैं पिछले 3 सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करने में पॉसिबल हुआ, मतलब मैंने किया। अब स्टार्टिंग में क्या था ना कि जो मैं पिछले 6-7 सालों से कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहा था, नए नए स्किल्स सीख रहा था, नई नई चीज़ें सीख रहा था, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहा था, सेल्स टेक्निक सीख रहा था, अलग अलग क्लासेस ले रहा था, एक्सेल सीख रहा था, पीपीटी सीख रहा था। इससे क्या हुआ कि मेरी जब सैलरी का इंक्रीमेंट हो रहा था ना, तो कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब 10,000 से फिर 15,000 रुपये हुआ, फिर 20, फिर 25, फिर 35, फिर 40, फिर 60। 60 के बाद वो, क्योंकि अब पिछले 5-7 सालों में वो इनबिल्ड हो गया था बिल्कुल, मतलब आप एक तरीके से समझिए कि वो मेरी रगों में आ चुका था। तो अब हुआ क्या कि 60-65 के बाद ना आइडियली मुझे जाना, अगर मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से चलता, ये सारी जो चीज़ें भी मैंने आपको ज्ञान की चीज़ें बताई ये मैंने नहीं किए होते, तो उसके बाद मैं 70 पे पहुंचता, फिर 75 पे पहुंचता, फिर 80 पे पहुंचता, और शायद 20-25 साल बाद पता नहीं मैं 1-1.5 लाख रुपए पे पहुंचता। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो मैं 50-55 के ब्रैकेट पाया, उसके बाद इंक्रीमेंटल जो इंक्रीमेंट थे वो एक्सपोनेंशियल हो गए। कैसे हुआ? 60 के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा था, ऐसे धीरे धीरे उठ रहा था, वो अचानक से ऐसे उठने लगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि क्योंकि अपन को तो उसी में रहने की आदत थी ना, मतलब जो 50-60-70 हज़ार रुपए महीने की जो इनकम थी, आपको तो उसी तरीके से रहने की आदत थी, आपके उसी तरीके से खर्चे थे। अब हुआ क्या कि जब अचानक से आपकी सैलरी बढ़ी, तो मैंने बहुत सारे खर्चे नहीं फैलाए, बहुत कुछ खर्चे अभी फैला लिए हैं रिसेंट टाइम में, लेकिन उस समय मैंने बहुत सारे अचानक से खर्चे नहीं फैलाए। मैंने क्या किया, जो हमारा 50-30-20 का रूल होता है ना कि 50% आपको अपनी डेली नीड्स में खर्च करने हैं, 30% आपने डिज़ायर्स में खर्च करने हैं, 20% सेविंग में करना है। सबको पता है 50-30-20 रूल। उस 20% को मैंने बढ़ा के 25, 30, 35 फिर 50% तक ले आया। तो जो, अगर मान लीजिए अगर आप 3 लाख रुपए आपके हर मंथ सैलरी हो जाए, 3.5 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो अब जो आपको 20-25 हज़ार रुपए आप बचाने वाले थे, उसकी जगह पर 1 से 1.5 लाख रुपए, 1 से सवा लाख रुपए आप हर महीने बचाना स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, पहला फैक्टर कि आपको खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, आपको चीजें नहीं बढ़ानी है, आपको चद्दर नहीं फैलानी है, आपको वेल्थ में उसको कन्वर्ट करना है, आपको उसको इन्वेस्टमेंट में डालना है, आपको उसको सेविंग में डालना है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर और स्टेप ये है। दूसरा फैक्टर क्या रहा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, जब आप ये सोचते हो कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको अपनी एज के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये देखना है कि आपका गोल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हो। जैसे मेरे जैसा आदमी जिसको वेल्थ क्रिएट करना है, जिसको अच्छा फंड, अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना है, वो क्या करेगा, वो 20%, 25% तो डेब्ट फंड में, ऐसे फंड्स में जहाँ पर सेफ हो, एफडी में, बॉन्ड्स में डालेगा। लेकिन वो 50 से 70% तक इक्विटी फंड्स में, शेयर्स में, स्मॉल कैप्स में डालेगा। उसका फायदा यह होता है कि आप अभी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है। मान लो अचानक से वो मेरे पैसे बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए, मैं क्या करूंगा, मैं भी फिर से मेहनत करूंगा, फिर से और इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर से और पैसे कमाऊंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसे कमाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या उतना टफ नहीं है। जितना टफ है उसको सेव करना, उसको इन्वेस्ट करना और उसको ग्रो कराना। दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे और फाइनल स्टेप पे। तो तीसरा और फाइनल स्टेप ना बहुत ही मजेदार सा है। वो पैसों के बारे में नहीं है, वो इसके बारे में भी नहीं है कि आपकी इनकम कैसी है, वो इस बारे में है कि आप अपने साथ कैसे हैं। अगर आप अपने ऊपर फोकस करना थोड़ा सा स्टार्ट करोगे ना, जैसे अच्छे से रहना, अच्छे तरीके से
खाना, अच्छी जगहों पर घूमना, अपना दिमाग स्वस्थ रखना, योगा करना, कुछ मेडिटेशन करना, इन चीज़ों पे आप करोगे ना, तो आप थोड़े दिनों में फ़र्क महसूस करोगे कि जो आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके थे, जो आप जिस तरीके से सोचते थे, जो आपकी सेविंग की हैबिट्स थी, वो चेंज होने लगी। अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, मेरी वीडियोस देखना, ये सब आपकी अच्छी आदतों में आएंगी। अब अगर आप अपने हैबिट्स पे थोड़ा सा काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे, सेविंग कर पा रहे थे जितने अमाउंट का, अचानक से उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगेगा। जब आप ऐसा कर पाओगे तो आप भी मेरी तरह 3 साल में, 3.5 साल में 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए, मान लो इतना नहीं, 50 लाख रुपए का तो कॉर्पस बड़े आराम से इकट्ठा कर लोगे। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।